प्रिय विद्यार्थियों, आपका जीवन मंगलमय हो। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सदैव खुशियाँ रहें, सदैव सफलता रहें, ऐसी मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज जो कल हमने जो वीडियो प्रस्तुत किया था, कक्षा 10वीं का जो समास जो शीर्षक था, समास जो प्रकरण था, उससे संबंधित था। आज पुनः उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सेकंड लेक्चर मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूँ। कल हमने आपके लिए कक्षा 10 विषय हिंदी, कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण में जो शीर्षक था वो समास था। व्याकरण में जो शीर्षक था वो समास था। समास के हमने आपको समास शब्द के दो पदों से मिलने का प्रकार बताया कि सम धन आस इनसे मिलकर समास बनता है। समास का शाब्दिक अर्थ हमने बताया, समास की परिभाषा हमने आपके लिए समझाई। और यहाँ तक जो आप सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती हम करते थे समास की परिभाषा में, तो वह मैंने समास में जो पद होते हैं उनके आधार से 6 समास की परिभाषा हमने आपको अलग अलग प्रकार से बताना चाहा और वो एक साथ के माध्यम से हमने आपको बताई। तो आपके लिए हमने समास के प्रकार जो होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। समास का सूत्र होता है आव तक द द्वय, ये सूत्र होता है। इससे समास के 6 प्रकार, 6 नाम हमें याद हो जाते हैं। तो प्रिय बच्चों, अब हम यहाँ पर आपके अगले क्रम में दूसरा जो समास का प्रकार है, दूसरा जो समास का प्रकार है वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास ये आप पूर्ववत है, आप पहले से ही जानते हैं कि जहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। परंतु दूसरा पद प्रधान होने वाले जो समास होते हैं वो द्विगु समास भी होता है और कर्मधारय समास भी होता है। अतः 3 जो समास हुए तत्पुरुष के 2 और इसके जो भेद हुए द्विगु समास और कर्मधारय समास, तो उन सब दोनों समासों में दूसरा ही पद आता है। तो अंतर क्या है इन दोनों में, वो आप यहाँ अच्छी तरह से समझ लें। जिस समास में प्रथम पद के बाद कारक चिन्ह या विभक्तियों का लोप होना पाया जाता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, समास जो शीर्षक है, समास के जो 6 प्रकार हैं, अंक इसके 2 हैं। ये 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है, तो नंबर बहुत कम है, शीर्षक बहुत बड़ा है, इसके प्रकार 6 हैं। उसमें भी समास के प्रकार अलग होते हैं। अव्ययी भाव के हमने आपको 2 प्रकार और बता दिए थे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई भी इसका उपभेद नहीं पूछा जाता। अब उसी तरह से तत्पुरुष जो समास होता है, ये तत्पुरुष समास जो होता है कारक के आधार से होता है, यानी कि कारक चिन्हों का या विभक्ति चिन्हों का लोप होना पाया जाए। कारक चिन्हों का या विभक्ति चिन्हों का लोप होना पाया जाता है। तो अब आप एक बात देखिए, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके शेष जो 6 कारक होते हैं उनके आधार से तत्पुरुष समास होता है। तो अब यहाँ पर आपको यहाँ इस तरह समझा सकते हैं, इस तरह आपको बता सकते हैं, तत्पुरुष के प्रकार कह सकते हैं, तत्पुरुष के भेद कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर इनका अध्ययन करते हुए हम देखेंगे।
कि कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। अब परिभाषा की दृष्टि से यहाँ आपका इसका भेद नहीं आता है, और बोर्ड एग्जाम में भी आपको इस तरह नहीं लिखना है कि भाई इसमें कर्म तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है या अपादान है, ऐसा नहीं है। आपको बोर्ड परीक्षा में कोई उदाहरण दे दिया जाता है, और जो उदाहरण दे दिया जाता है तो उस उदाहरण पर आपको इतना ध्यान रख लेना है, इतना समझ लेना है कि इस उदाहरण में किस तरह का समास होता है। कभी कभी एक शब्द में दो समास हो सकते हैं, परंतु आपको यह सोचना है, यह समझना है कि उसका नजदीकी से, बिल्कुल निकटता से उसका जो हम विग्रह कर रहे हैं उसके हिसाब से हम उसका निर्णय कर लेते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, इसमें कारक चिन्ह क्या है? को। कारक चिन्ह क्या है? को। अब जैसे समास का यहाँ उदाहरण लें, हम यहाँ समास का उदाहरण लें, हम यहाँ पर कर्म तत्पुरुष ग्राम, ग्रामगत, ग्रामगत एक पद है, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? इसका विग्रह ग्राम को गत, ग्राम को गत, यानी कि कारक चिन्ह को का जहां लोप होना पाया जाता है, कारक चिन्ह को का जहां लोप होना पाया जाता है वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है। उदाहरण जैसे हम दूसरा लें, यहाँ पर आप समझ जाएंगे मनोहर। देखिए मनोहर दो पद हो गए, ग्राम गत, मन और हर। यहाँ ध्यान दीजिए, मन को हर। अभी आपको यहाँ कह रहे थे एक शब्द होता है और एक पद होता है, समास के पद होते हैं, और उनमें समास एक के साथ और दूसरा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ मन को हर, यानी कि यहाँ थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ा देते हैं, तो मन को हरने वाला अगर ऐसा हमने कह दिया तो हमारा तत्पुरुष समास से हटकर के दूसरा समास चला जाता है, यानी कि किसी तीसरे पद के लिए चला जाता है। तो इस तरह हमें हमारे विग्रह पर यह विश्वास करना होगा, जैसे हम विग्रह कर रहे हैं उसके हिसाब से समास का हमको निर्णय करना होता है। ग्रामगत, ग्राम को गत, मन को हर, इस तरह से अगर हम और उदाहरण दें, गगन चुंबी, गगन चुंबी। अब देखो यहाँ गगन को चुंबी, चुंबी, यानी कि गगन को चूमने वाला, गगन तक पहुंचने वाला, गगन चुंबी। तो अब जैसे इन उदाहरणों में यहाँ पर हमने विग्रह इस तरह से किया है, ये समास के पद हैं, विग्रह हमने इस तरह से किया है, तो इस तरह से जो विग्रह किया जा रहा है, इस तरह के विग्रह पर हम जब निर्णय करते हैं अपना, तो वो फाइनल इस तरह से हम कह देते हैं कि भाई विग्रह हमारा मन को हर या गगन को चुंबी इस तरह से है, तो वहां तक समास है। यदि विग्रह में यहाँ पर आपने थोड़ा सा इस तरह से ध्यान दे दिया है कि जैसे यहाँ इसका स्पष्टीकरण हम और आपको यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं, भ्रमित होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल समास दो का है, साधारण से साधारण प्रश्न आएगा, सरल से सरल उदाहरण आएगा, वो आपको समझ लेना है। जैसे मनोहर को क्या कर दिया आपने? मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। तो यहाँ जैसे अन्य पद में क्या गया? अन्य पद में कोई विशेष आ गया, अन्य पद में कोई विशेष आ गया, अन्य पद में कोई विशेष आ गया। तो विशेष कोई जब आ जाता है तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? विशेष में बहुब्रीहि समास आ जाता है। भैया बहुब्रीहि समास जो होता है तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, तत्पुरुष के अंतर्गत आता है कि तत्पुरुष के बहुत सारे उदाहरणों में बहुब्रीहि समास का निर्णय कर लिया जाता है। इसी तरह से गगन चुंबी है, गगन को चूमने वाला, तो यहाँ पर भी वही इसी तरह से उदाहरण आ जाता है। आगे दूसरा उदाहरण हम इसका पढ़ते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कारक चिन्हों का या विभक्तियों का जहाँ लोप होना पाया जाता है और दूसरा पद जब प्रधान होता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष का उदाहरण आपको हमने यहाँ समझाया है। आगे ध्यान दें, तत्पुरुष के जो भेद चल रहे हैं, कर्म तत्पुरुष, अब करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। परिभाषा में भी कोई अंतर नहीं है। यहाँ अंतर क्या कर देना है कि जिस समास में प्रथम पद के बाद में कारक चिन्ह को का लोप होना पाया जाता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, उसको हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। इस तरह से करण तत्पुरुष की परिभाषा है, से द्वारा
से द्वारा या के द्वारा, से द्वारा या के द्वारा। यानी कि अब समास के उदाहरण यहाँ पर आप देख लीजिए, ये समास का उदाहरण आया, ये इसका विग्रह हो जाएगा। समास के उदाहरण में आप यहाँ ले लीजिए से द्वारा या के द्वारा, यानी कि हस्तलिखित, हस्तलिखित। देखिए विग्रह में हस्त माने हाथ, हस्त माने हाथ, द्वारा लिखित, हाथ द्वारा लिखित। पद को हमने अलग अलग कर दिया, अथवा हाथ या हस्त के द्वारा लिखित, हस्त के द्वारा लिखित। रेखांकित, रेखांकित, रेखांकित। तो आप इसका कर देंगे रेखा द्वारा अंकित, रेखा द्वारा अंकित, इस तरह कर देंगे। ये करण तत्पुरुष समास इस प्रकार से होता है और इसी तरह से आपको हमने कर्म तत्पुरुष बताया है। आगे इसी का क्रम, क्योंकि समास के इसके 6 प्रकार हैं। तत्पुरुष जो समास है, बड़ा समास है, इसके 6 प्रकार है। मैं आपको दो उदाहरण के माध्यम से ये समझाना चाह रहा हूँ। और इस तरह का ही कोई उदाहरण बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मान लीजिए हस्तलिखित उदाहरण बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया तो आप जवाब कैसे देंगे कि प्रस्तुत पद में तत्पुरुष समास है। यदि आप जानते हैं कि पहचानते हैं कि यह से द्वारा या के द्वारा का लोप होना पाया गया है, तो आप करण तत्पुरुष बता देंगे, आपके उत्तर इस तरह से बिल्कुल सही माना जाएगा। करण तत्पुरुष संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष यानी कि के लिए, यानी कि जिस समास में चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान होता है, जिस समास में के लिए यानी कि किसी को कोई वस्तु प्रदान की जाती है, वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए बहुत बढ़िया उदाहरण है ब्राह्मण गौ। देखिए समास की शुरू रेखा मिली होती है। अगर किसी कारण से भूल से अगर कोई रेखा मुझसे कहीं रह गई है, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसको समझ लेना कि मैं पहले आपको संकेत कर चुका हूँ, पहले आपको ये हिदायत दे चुका हूँ कि कोई भी शुरू रेखा टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो ब्राह्मण और गौ, ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण के लिए गाय। इस तरह इसका और भी कई एक तृतीय की परीक्षा में उदाहरण आता है गुरु दक्षिणा का। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। इस तरह के संप्रदान का उदाहरण आता है। करण तत्व संप्रदान अपादान, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। इसमें से अलग होना, से अलग अलग होना, अलग होना, पृथक होना। उदाहरण जैसे अश्वेपतित, अश्वेपतित, अश्वेपतित का मतलब क्या हो गया? अश्व माने घोड़े, अश्व माने घोड़े। अश्व से पतित, पतित माने गिरना, अश्व से पतित, अश्व माने घोड़े से गिरना, अश्वेपतित। तो कोई वस्तु का किसी वस्तु से अलग होना, पृथक होना क्या कहलाता है? अश्वेपतित, अश्वेपतित कहलाता है, घोड़े से गिरना। जैसे दूसरा उदाहरण वृक्षपतित, वृक्षपतित, वृक्ष से पतित, वृक्ष से गिरना। बहुत बढ़िया उदाहरण है पदच्युत, पदच्युत, पद से च्युत माने पृथक होना, पृथक होना। बहुत अच्छा उदाहरण है ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, एक स्थान से कोई वस्तु का हट जाना। पद से च्युत का मतलब है हटा देना, हटा देना, हटा देना। पतित का मतलब है गिर पड़ना, गिर जाना, गिर जाना। ऋण, ऋण, ऋण कार्य, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से
ये आपको यहाँ मैं उदाहरण दे चुका हूँ, ऋण से मुक्त, कोई बात है, ऋण से अलग हट जाना, कर्ज से अलग हट जाना, इस तरह के जो उदाहरण आते हैं वे अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, इनको हम अपादान तत्पुरुष कहते हैं। अपादान के बाद में संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में क्या आता है कि जिनका संबंध जोड़ने वाले जो हमारे कारक चिन्ह काकी के आदि, जो जिन शब्दों में काकी के आदि इनका जो चिन्ह जोड़ा जाता है तो उनको हम कारक चिन्ह होते हैं, वे संबंध तत्पुरुष में आते हैं। उदाहरण यहाँ पर दें हम, राजकुमार, राजा का कुमार, राज कन्या, राजा की कन्या, इस तरह का उदाहरण देते हैं, वो संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आ रहे हैं। यानी कि एक दूसरे का जहां पर जो संबंध होता है वो इस तरह से जोड़ा जाता है, संबंध तत्पुरुष इस तरह से कहलाता है। अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण यानी कि मैं और पर आदि जो इसके चिन्ह हैं मैं पर हैं। कारकों का ज्ञान आपको आवश्यक होना चाहिए। कक्षा 10 के अंतर्गत कारक, काल और वाच्य से एक बिंदु है 3 नंबर का, वो आता है, वो एग्जाम में प्रश्न आता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समग्र व्याकरण जो पढ़ाई थी, समग्र व्याकरण में आपको भिन्न भिन्न शीर्षक आपको बताए थे, कौन सा शीर्षक कहाँ कैसे कैसे आता है। उसी प्रकार से आपका पहला जैसे शीर्षक मैंने आपको यहाँ समास पढ़ाना प्रारंभ किया है। कल आपको जो वीडियो प्रस्तुत किया गया था उसमें आपको मैंने समास की परिभाषा, समास के पदों की परिभाषा वो मैंने आपको वहाँ क्लियर की है, और एक अव्ययीभाव समास का बिल्कुल संक्षिप्त वर्णन और उसकी पहचान मैंने आपको बताई है। इस समय आपका मैं समास का दूसरा प्रकार तत्पुरुष समास बता रहा हूँ, और तत्पुरुष समास के जो ये उपभेद हैं, कारक के आधार से जो उपभेद है उसका मैं अधिकरण कारक यानी कि अधिकरण अंतिम जो तत्पुरुष के जो 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, उनको मैं यहाँ बता रहा हूँ। अधिकरण का मतलब क्या होता है कि जिन पदों में नकार पर का लोप होना पाया जाता है। देखो शब्द देखो, वनवास, वनवास, तो विग्रह में क्या आ जाएगा, वन में वास। देखो यहाँ से बिल्कुल अधिकरण तत्पुरुष का कोई उदाहरण आपसे पूछ लिया जाता है। क्यों पूछ लिया जाता है कि अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरणों में कई बार अलग अलग तरह से समास पूछ लिया जाता है। उदाहरण तो होता है अधिकरण तत्पुरुष का या तत्पुरुष का होता है, और उसमें कभी कभी बहुव्रीहि समास आ जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ एक बहुव्रीहि का उदाहरण अधिकरण में आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, देखिए विग्रह करिए, पुरुषों, पुरुषों में उत्तम। देखो पुरुषों में उत्तम, यदि इस तरह विग्रह है तो हम कह देंगे कि यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। यदि इस विग्रह को, यदि हम इस विग्रह को यानी इस तरह ले जाते हैं, यानी कि बहुव्रीहि समास में ले जाते हैं, बहुव्रीहि समास में अगर इस विग्रह को लेके जाते हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे, अन्य पद पुरुषों में उत्तम है जो, पुरुषों में उत्तम है जो, यानी कि कोई विशेष व्यक्ति है, कोई विशेष व्यक्ति के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए यहाँ प्रयुक्त हो जाता है। इस तरह का जब ये उदाहरण जब हो जाता है, मैं आपको ये पहले समझा चुका हूँ कि शब्द समास का मिलकर के एक हो सकता है। विग्रह जब हम उसका करते हैं तो विग्रह की दृष्टि से हमें यह जानना होगा कि विग्रह हम किस स्थिति की ओर लेके चल रहे हैं, और विग्रह जैसा हम फाइनल करते हैं, अपने विश्वास से जो निर्णय करते हैं, उस विग्रह के आधार पर ही समास का निर्धारण करते हैं। यदि आपने पुरुषोत्तम में, पुरुषों में उत्तम इस तरह विग्रह किया है तो आपका यहाँ तत्पुरुष समास है। बच्चों आपको इनका जो उपभेद है, उपवर्गीकरण है, उस पर यह ध्यान दे लेना है, समझ लेना है
कि तत्पुरुष समास के जो यहाँ पर एक प्रकार आपको मैंने संक्षिप्त तरीका से बताए हैं, क्योंकि इनका विस्तृत मैं इस तरह विस्तृत आपको यहाँ देखे चलता हूँ तो आपको यहाँ पर तत्पुरुष समास का एक ही प्रकार ही समझा पाता, लेकिन मैंने सरल तरीका से बोर्ड एग्जाम में 2 अंक के हिसाब से आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने तत्पुरुष समास के 6 प्रकार समझाना चाहा है। इसमें आप और उदाहरण देना चाहें तो देखें, आप बीती बहुत बढ़िया उदाहरण है। आप बीती, देखो आप पर बीती। जल मग्न में डूबना, जल में मग्न। अगला उदाहरण देखो, बहुत बढ़िया उदाहरण है, बहुत इंपोर्टेंट भी उदाहरण है। ये कई बार ये बहुत प्रतियोगी परीक्षा में कई बार ऐसा इस तरह का उदाहरण बहुत बार पूछा जाता है, जैसे शीर्षस्थ, जैसे पदस्थ है, इस तरह पूछा जाता है। शीर्ष क्या होता है? शीर्ष यानी सबसे ऊंचा स्थान। शीर्ष माने ऊंचा, शीर्ष पर स्थित, पद पर स्थित। इस तरह आपको यहाँ पर जैसे नरश्रेष्ठ का उदाहरण और दे देता हूँ आपको एक बार और, क्योंकि यहाँ बहुब्री समास इसलिए कहिए कि जो शब्द होते हैं, पद होते हैं समास के, अधिकरण समास के या तत्पुरुष समास के, वहाँ बनता है। तो जैसे नरश्रेष्ठ आपने कह दिया, नरों में श्रेष्ठ। भाई इसको अगर आप बहुब्री में ले गए, बहुब्री में इसका उदाहरण आपने दिया तो बहुब्री में क्या आ जाएगा कि नरों में श्रेष्ठ है जो पुरुष। भाई अन्य पद में किसके लिए ले लिए? जो वाक्य हमारा बताएगा, वाक्य में नरों में श्रेष्ठ कौन है, वाक्य सेंटेंस रचना बताएगी। जैसे श्री रामचंद्र जी नरश्रेष्ठ हैं तो नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के लिए आया। अगर किसी छात्र का नाम ले दिया तो वो भी, यदि या किसी व्यक्ति का या किसी गुरु का नाम ले दिया तो वो भी नरश्रेष्ठ की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको अपने अधिकरण तत्पुरुष समास के कुछ एक उदाहरण देकर के आपको मैं समझाना चाहा है। इसमें मैंने आपको थोड़ी सावधानी के साथ ये समझाना चाहा है, ये बताना चाहा है कि आप ये थोड़ा समझ जाएं कि नरश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम जैसे शब्द हैं, इनमें हमारा तत्पुरुष समास भी होता है और बहुब्री समास भी हमारा होता है। एक बार थोड़ा सा इनको आप एक बार देखते चले, समझते चले, अपने दिमाग में इस तरह बनाते चले और धीरे धीरे अपने एक एक उदाहरण को समझ करके आप अपने कापी पेन लेकर के इनको धीरे धीरे लिखते भी चले। देखिए आपको इनको मैं ज्यादा विस्तार से या कोई भी जैसे ज्यादा विस्तार से इनको बताना चाहे तो योग्यता दिखाने की, भाई आप लोगों को केवल 2 अंक के हिसाब से पढ़ना है। आप लोगों को ये थोड़ी मैं मेरा नॉलेज आपको दिखाऊं, अध्यापक अपना नॉलेज उड़ेले, इस प्रकार का विषय नहीं है। कोई कितना जानता है, कोई कितना नहीं जानता है। मैं भी 20 साल से हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा मतलब नहीं है कि मतलब मैं और क्या उदाहरण नहीं दे सकता या मैं और कोई नहीं जान सकता। तो इस तरह से आपको जो ये उदाहरण समझाया जा रहा है वो इस तरह से एग्जाम के हिसाब से बताया जा रहा है। दोनों तरह से मैंने आपको बता दिए ये उदाहरण, ध्यान रखिए। शीर्षस्थ, पदस्थ, यानी इस तरह के, यानी कि जैसे स्थ जो ये आपका प्रत्यय लगता है, स्थ जैसे लगता है, किसी शब्द के पीछे जब स्थ जोड़ देते तो उसका मतलब होता है ठहरना, रुक जाना, स्थित हो जाना, ये होता है। इस तरह मैं आपको यहाँ से एक बार तत्पुरुष समास आपका इस तरह कंप्लीट है। ध्यान देखिए बच्चों, तत्पुरुष जो समास है, तत्पुरुष जो समास है, यह समास कारक के प्रकार पर आधारित होता है। कर्ता व संबोधन, कारक को छोड़कर शेष 6 प्रकार
चिपका होता है, चिपका होता है। इस समास के उपरोक्त उपभेद आपको समझाए जा चुके हैं। देखिए जैसे यहाँ आप ये देखें, इसके अन्य भेद बेटा, ये मैं इसलिए संक्षिप्त दे रहा हूँ कि भाई कोई सर आपको बता सका हो इन बातों को जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में मेरे प्रति कोई हिंसा पैदा हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर तत्पुरुष का एक भेद अलग तत्पुरुष और होता है, अलग तत्पुरुष। आपसे कोई एग्जाम में नहीं आता है, बहुत कम किस्म की बहुत बड़ी बात हो जाती है। मध्यम पद लोभी तत्पुरुष होता है। नन तत्पुरुष भी होता है। इस तरह से यहाँ पर आपको तत्पुरुष समास के कई प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। तो अब आपको ये जो मेरा बताने का मतलब था, कारक के प्रकार, जैसे आप जानते हैं कारक कितने प्रकार होते हैं। कारक आपका सभी आपकी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके शेष 6 प्रकार होते हैं, वो तत्पुरुष समास के आपको मेरे पूर्व में बता दिए हैं। इनके एक 2 उदाहरण आपको याद करने, परिभाषा आपको बिल्कुल याद करनी है। यहाँ आपको मैं एक बात का रिवाज करा देता हूँ कि आपको ध्यान रखना है, एक समास अव्ययी भाव मैंने आपको पूरा बताया है। अव्ययी भाव के 2 प्रकार मैंने बता दिए, पूर्व पद अव्यय और नाम पद अव्यय। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ। पूर्व पद अव्यय, पहला पद अव्यय होता है, जैसे आपको बता दिया, जैसे प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रत्यक्ष आपके सामने। नाम पद अव्यय का मतलब क्या, जो समान शब्द आते हैं जैसे नाम पद में, जैसे साफ साफ, दिन, इस तरह से आपको ये पद आते हैं। तो पूर्व पद और नाम पद इस तरह अव्ययी भाव के उदाहरण है, आपको मैं बता चुका हूँ। दूसरा, जैसे आपका समास का प्रकार अभी आपको तत्पुरुष बताया है, तो तत्पुरुष आपको क्लियर हो गया है। पहचान परिभाषा आपको बता दी गई है। यहाँ पहला पद प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा पद गौड़ यानी अप्रधान होता है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन कैसे, प्रथम पद के बाद में कारक चिन्ह विभक्ति चिन्हों का लोप होना पाया जाता है, और दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के जितने इसके उपभेद हैं, यानी कि जैसे कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान है, संबंध है और अधिकरण है, जो इसके 6 जो उपभेद हैं, तो उन 6 उपभेदों की जो परिभाषा है वह मैंने आपको कर्म तत्पुरुष के माध्यम से बता दी है कि जिस समास में प्रथम पद के बाद में कारक चिन्ह को का लोप होना पाया जाता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, उसको हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं। इसी तरह आप और जैसे अब करण तत्पुरुष की क्या परिभाषा हो जाएगी भाई, करण तत्पुरुष की क्या परिभाषा हो जाएगी कि जिस समास में कारक चिन्ह प्रथम पद के बाद में कारक चिन्ह से द्वारा या के द्वारा का लोप होना पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम करण तत्पुरुष कहते हैं। ध्यान दें, समझ लें बिल्कुल आपको, यानी कि किसी भी तत्पुरुष समास का जो उदाहरण जब आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको उसके उपभेद जब हमें समझ में आ गए तो वो भी हम लिख देते, तो कोई बड़ी मतलब आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। बाकी अगर उपभेद आप नहीं लिख पाते हैं, उपभेद नहीं दे पाते हैं, और ये पता हुआ रहता है कि भाई इस तरह हमारा तत्पुरुष समास है, तो आप तत्पुरुष समास ही इसका डिसाइड करेंगे। आगे तीसरा जो क्रमांक है समास का, वो आप यहाँ ध्यान दें। आपको मेरे पदों के हिसाब से पदों की प्रधानता के आधार पर समास होता है। ये बहुत सरल और बहुत कठिन है। पदों की प्रधानता यानी कि अव्ययी भाव में कौन सा हो गया भाई, अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान हो गया, प्रथम पद, आप ये समझ गए। नंबर दूसरा, तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान हो गया, तत्पुरुष में द्वितीय पद, दूसरा पद प्रधान हो गया। और तीसरा, जैसे आपने कर्मधारय
बताइए दूसरा पद यहाँ है तो अंतर क्या हुआ इनकी परिभाषाओं में कि यहाँ प्रथम पद के बाद में कारक शब्द विभक्तियों का लोप होना पाया गया है। और यहाँ क्या आता है कि कर्मधारय में कि जो दूसरा पद है वो क्या होता है, विशेष होता है। क्या होता है, विशेष होता है। पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। अर्थात आप क्या कहेंगे कि जिस समास में जो विशेषण विशेष पद होते हैं उनमें दूसरा पद प्रधान होता है जिसको विशेष कहते हैं। दूसरा पद प्रधान होता है जिसको विशेष कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। दूसरी तरह आप जो भी कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय और उपमान पाए जाते हैं, उपमेय और उपमान पाए जाते हैं उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। तीसरा हो गया। चौथा आप देखिए यहाँ पर द्विगु समास। द्विगु समास आप बिल्कुल जानते हैं, द्विगु समास में कोई दूसरा पद प्रधान है। आपको ये एक मैं आपको अच्छी तरह से ये समझा देना चाह रहा हूँ, ये बता देना चाह रहा हूँ कि द्विगु समास जो होता है, द्विगु समास जो होता है, तो द्विगु समास में आप भली भांति आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं द्विगु समास को, और आपको पूर्व में भी ये बताया जा चुका है, समझाया जा चुका है द्विगु समास भली भांति। तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद संख्यावाची होता है। इस तरह से आप बिल्कुल कंप्लीट समास की परिभाषा बिल्कुल एक शब्द याद रखने से ही समझ गए कि पद की प्रधानता जब आप जान गए तो आपको 6 समास की परिभाषा याद होगी भाई। कर्म अब जो 1 2 3 तीनों परिभाषाएं क्लियर हो गई। और चौथी यहाँ मैं आपको जैसे द्विगु समास की बता रहा था, तो द्विगु समास में आप कैसे बताते हैं कि भाई दूसरा पद प्रधान है। कौन सा पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है। और पहला पद क्या है, संख्यावाची है। पहला पद क्या है, संख्यावाची है और दूसरा पद प्रधान है। तो ये आपका द्विगु समास हो गया। पांचवा आपका कौन सा है, द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ये आप अगर ये समझ गए, जान गए तो कभी जीवन में नहीं भूलेंगे समास के प्रकार। बहुत बड़े बड़े विद्वान आपको इस तरह की वीडियो डालते हैं कि 1 मिनट में समास सीखो, 5 मिनट में समास सीखो। ऐसा कुछ नहीं है। समझना आपको एक तरीका है, वो समझाया जा रहा है, वो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ इनकी परिभाषा तो 1 मिनट में आप जान गए। आप एक शब्द देखते ही पदों की प्रधानता ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगले विभाग में पहला है, सत्पुरुष में दूसरा है, कर्मधारय में दूसरा है, द्विगु में दूसरा है। अब ये दूसरा हुआ था, आपने सबको क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया कि तत्पुरुष में पहले पद के बाद में कारक चिन्ह का लोप होना पाया जाएगा। कर्मधारय में क्या होता है कि शब्द में विशेषण विशेष का होना पाया जाता है, अपने उपमान का होना पाया जाता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और ऐसे द्विगु समास में क्या हुआ कि दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। कोई जरूरत ही नहीं किस तरह की परिभाषा आपको बार रखना पड़े, रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपको तीसरा समास पढ़ाने जा रहे हैं। समास कौन सा है, तीसरे प्रकार का है। तीसरे प्रकार का समास कौन सा है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास ध्यान दीजिए, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास परिभाषा इसकी मैं बता रहा हूं आपको। जिस समास में विशेषण विशेष का तथा उपमेय उपमान का होना पाया जाता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं। अब आपको यहाँ जो 2 बातें समझनी है, वो एक विशेषण विशेष समझना है, एक उपमेय उपमान समझना है। तो वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। उदाहरण देखिए कि विशेषण क्या है। विशेषण यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। विशेषता क्या होती है विशेषता? जैसे काला घोड़ा,
काला घोड़ा। तो घोड़ा क्या है? संज्ञा, और काला क्या है? विशेषण। ये क्या है? विशेषण है। ये क्या है? आपने ले लिया काला सर्प, काला सर्प। तो काला क्या है? विशेषण, और सर्प क्या है? संज्ञा। तो इस तरह आपको संज्ञा या सर्वनाम की इस तरह की विशेषता जो होती है उसको विशेषण कहते हैं। विशेष क्या हो गया? फिर विशेष क्या हो गया? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी कि जैसे विशेषता किसकी बताई जाए? जैसे यहाँ काला घोड़ा, घोड़ा क्या है? विशेष। जैसे घोड़ा क्या है? यहाँ पर घोड़ा क्या है? विशेष। शब्द क्या है? विशेष। तो इस तरह आप जब ये दो बातें आप जान गए कि विशेषण और विशेष क्या होते हैं, तो आप एक बार में ये समझ जाएंगे कि कर्मधारय समास क्या होता है। उदाहरण इसके हम जैसे आपको याद है समास के, जैसे आपको उदाहरण देंगे समास, और उदाहरण इसके विग्रह यहाँ देंगे हम आपको। आप अपने आप पहचान कर लेंगे। देखो हमने यहाँ कह दिया कृष्ण सर्प, शुरू में कम दीजिए आप। कृष्ण क्या है? काला है जो सर्प। दूसरा जैसे हम और जो यहाँ हमने कह दिया हरी मिर्च, हमने कह दिया काली मिर्च, हमने कह दिया काली मिर्च। तो यहाँ क्या है? हरी है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। हमने कह दिया सज्जन, सत माने अच्छा, बुरा, ये सब विशेषण है। सत माने अच्छा है जो जंग, अच्छा है जो जंग। तो वही इसी तरह से हरी है जो मिर्च, आप इस तरह से आप ध्यान रख देंगे। आप आगे इसके उदाहरण और देखते चलिए, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। जिस प्रकार जिस विशेषण विशेष है ना, तो ये बात आपको समझनी है कि विशेषता होती है उसको हम विशेषण कहते हैं, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए। देखो अब यहाँ विशेषण क्या है? कृष्ण, हरी, काली, सत माने ये शब्द संधि के कारण ऐसा हुआ है, संधि के कारण का को जा होता है। तो यहाँ सत है, सत माने क्या होता है? अच्छा बुरा क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो अब इसके आगे उदाहरण पर आप देखिए, विशेषण विशेष में आपको मैं जो उदाहरण बता रहा हूँ और आप यहाँ समझे। देखो बद विदेशी भाषा का क्या है? एक उपसर्ग है। बद का मतलब क्या है? बुरा, बुरी है जो। बू माने क्या होती है? बू माने गंध, बू माने क्या होती है? गंध होती है। बू माने क्या होती है? गंध। खुश माने क्या होता है? खुश माने क्या है? अच्छा, खुश माने क्या है? अच्छा। बद माने क्या होता है? बुरा। तो अच्छी है जो बू। अब ये क्या है? ये जो शब्द है ये विशेषण शब्द है, और गंध जो आया है दोनों ये विशेष आया है। बच्चों यहाँ पर आप कर्मधारय समास के विशेषण विशेष यदि आप जान गए तो आप बिल्कुल तुरंत निश्चय कर लेंगे कि यहाँ पर कौन सा समास है। एक उदाहरण बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहा हूँ आपको। पूर्ण माने पूरा, पूर्ण माने पूरे हैं जो अंक। तो देखो बहुत बढ़िया है। और भी उदाहरण नव बहुत बढ़िया उदाहरण है। नव माने नया या नौजवान, नया है जो युवक। इस तरह आपको ये जो उदाहरण है विशेषण विशेष के उदाहरण आपको मैंने यहाँ बताए हैं। अब एक मिनट आप यहाँ ध्यान दें कि एक उपमेय और उपमान, ये दो बात और आपको समझनी है। ये भी दोनों बातें आपको उसी तरह समझनी है जैसे आपने यहाँ पर विशेषण और विशेष को समझा था, वही बातें यहाँ पर है। उपमेय क्या होता है? उपमेय जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या होता है? उपमान जिससे
तुलना, जिससे तुलना की जाए। तो ये दोनों बातें क्या कहाँ से हैं, कैसे आती हैं? यानी कि देखो, उपमेय और उपमान पर आधारित अलंकार होते हैं। एक तो होता है उपमा अलंकार, होता है। तो उपमा अलंकार में क्या आता है? समानता। क्या आती है? समानता। जब दोनों यानी उपमेय और उपमान दोनों समान हो जाते हैं उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। और एक क्या, कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। यानी कि जहाँ उपमेय और उपमान में एक रूपता आ जाए, आज के रूपक अलंकार होता है। तो ऐसे उपमेय और उपमान में यानी कि दूसरे शब्दों में बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोग कई एक जगह हमको ऐसा पढ़ने को मिलता है कि कर्मधारय जो समास के जो प्रकार है, वो उपमा पर आधारित एक प्रकार हो गया, रूपक पर आधारित एक प्रकार हो गया। इसके उपभेद इस तरह भी पढ़ते हैं, पर आपको इतनी कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखो ये जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, चंद्र के समान मुख। भैया देखो, अब इनमें आप हम जो यहाँ कर्मधारय समास बना रहे हैं, कमल के समान नयन, चंद्र के समान मुख, तो ऐसा जब हम बनाते हैं समानता के कारण कौन सा बन रहा है? उपमा। ताकि है यहाँ कर्मधारय समास ही। संसार रूपी सागर। भवसागर नहीं करते हैं क्या? भवसागर क्या है? भव रूपी सागर, ये इस तरह पढ़ते हैं, भव रूपी सागर, इस तरह पढ़ते हैं। तो यहाँ रूपी आ जाता है। तो इस तरह के जो उदाहरण होते हैं वो हमारे इस तरह कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आपके समास के इस क्रम में आपके 3 समास मैंने अब तक आपको बताए हैं। इस तरह थोड़ा आप इनको पढ़ते चलिए। मैं आशा करता हूँ आप इनको अच्छी तरह से अपने नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के आप इनको तैयार कर रहे होंगे।